Good evening everyone. Welcome to OPPTR powered by Abhimanyu IAS. My name is Niharika Walia और मैं आपके साथ में हूँ for UPSC EPFO 2020-21. Okay guys. Now when we talk about the practice session that we are conducting for you guys, practice session के lecture में आज मैं cover करने वाली हूँ partnership का portion. So we'll be talking about partnership के different aspects और उनके related आपके कुछ questions. So this is where I begin with it. आज हम करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप्स के अंडर. सो दिस नॉट ओनली इंक्लूड्स जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स, अदर देन फंडामेंटल्स आज मैं बात करने वाली हूँ रिगार्डिंग द बेसिक्स, रिगार्डिंग एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एज वेल एज डिसोल्यूशन. इनमें से किसी भी टॉपिक को लेकर अब मैं कुछ क्लासेस में आगे कवर करने वाली हूँ. सो जस्ट रिवाइज द पोर्शन ऑफ पार्टनरशिप सो दैट यू कैन वर्क अपॉन योरसेल्फ. ओके, नाउ टू बिगिन विद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वी गाइज आर ब्रिंगिंग अ कंबाइंड स्कॉलरशिप टेस्ट. एक कंबाइंड स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आ रहे हैं फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स जो कहते हैं हमें सेबी में जाना है, हमको आरबीआई में कुछ करना है, या फिर नबार्ड ग्रेड ए की जो नोटिफिकेशन अभी बस आने को है उसके अंदर हमको प्रिपरेशन करनी शुरू की है. एज अ स्टूडेंट इट्स ऑलवेज बेटर कि हम समय से पहले अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें, क्योंकि ना नोटिफिकेशन के आने तक इंतजार करना कहीं ना कहीं हमको प्रेशर में डाल देता है कि हमें उतने कम समय के अंदर काम करना होगा. सो आई थिंक द बेस्ट पॉइंट ऑफ टाइम इज कि इस समय हमारे पास सिंस एंटायर पीरियड इज लाइक वी आर वर्किंग फ्रॉम होम, एवरीबडी इज वर्किंग फ्रॉम देयर होम एंड एट द सेम टाइम हर कोई अपने घर पर है इस समय. द बेस्ट टाइम इज कि आप इस समय अपने टाइम को इन्वेस्ट करें और यू मेक श्योर दैट यू आर getting something out of it. You are gaining knowledge, you are expanding your horizon in terms of your working as well as studying. So the perfect time is हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए. इसमें अप टू 90% आप डिस्काउंट जीत सकते हैं. सेबी ग्रेड हो गया, आरबीआई ग्रेड भी हो गया, या फिर नबार्ड ग्रेड ए हो गया. इन तीनों में से किसी भी स्पेसिफिक कोर्स के अंदर आपको अप टू 90% डिस्काउंट मिल जाएगा. जो हमारा कंप्लीट कोर्स होगा उसके अंदर करना क्या है, इसकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेंगी. तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां पर जाओ, खुद को रजिस्टर कर लो. क्या करना है, इस टेस्ट के अंदर आपके पास तीन सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली. इंग्लिश, नंबर 2 इज क्वांट, नंबर 3 इज लॉजिकल रीजनिंग. सो इंग्लिश, क्वांट और एलआर, इन तीनों को प्रिपेयर कीजिए. इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस होंगे, क्वांट के 35 और लॉजिकल रीजनिंग के भी 35. सिर्फ 1 घंटा, जस्ट 1 hour यू हैव टू इन्वेस्ट इन ऑर्डर टू do something in terms of the scholarship test. और अगर आपका स्कोर अच्छा आता है and you win a scholarship, that is going to help you to gain not only the videos, सिर्फ videos नहीं मिलेंगे आपको, हमारे कोर्सेज के अंदर आपको MCQ सेशंस प्लस हमारी टेस्ट सीरीज का पोर्शन प्लस हमारी जो वीडियो क्लासेस हैं उनके साथ में जुड़े हुए स्टडी नोट्स प्लस जो मैंने क्लास में करवाया होगा उसके साथ जुड़ी हुई PDF, you will find everything over there. So the best point of time at this point of time is go ahead, एक बार अपना स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए. इंग्लिश, क्वांट, एलआर हर एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर तो करते ही हैं, बस सोच लीजिए एक प्रैक्टिस सेशन है एंड यू गो हेड एंड एट द सेम टाइम इफ यू परफॉर्म वेल यू गेट द स्कॉलरशिप. So all the very best. Make sure you are registering yourself before time. The combined scholarship test will be conducted on 10th of May 2021. Now moving on, क्या बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे पार्टनरशिप की. पार्टनरशिप का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है आप उसका क्या ट्रीटमेंट रखने वाले हैं. इज इट गोइंग टू बी क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स करंट, कहते हैं पार्टनर करंट अकाउंट में डाल दो, या फिर नॉट शोन इन द करंट अकाउंट, या डेबिटेड टू पार्टनर्स करंट, या फिर नन ऑफ द अबव. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनमें से कौन सी चीज होता है, क्या होगा वहां पर, क्या वो क्रेडिट हो जाएगा पार्टनर करंट अकाउंट में, या दिखाएंगे नहीं, या डेबिट साइड पर आएगा. व्हेन वी टॉक अबाउट कैपिटल, उसमें ना एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, इसका नेचर क्रेडिट होता है, इसका टोटली ऑपोजिट होता है ड्राइंग्स. ड्राइंग्स, डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट. जो भी आप ड्राइंग्स करते हैं वो जाती हैं डेबिट में, और ड्राइंग्स का ही एक छोटा सिबलिंग है जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. जहां जहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जाएगी ये उसकी चीटिंग करते करते उसके पीछे पीछे आ जाता है. तो इसका ट्रीटमेंट हमेशा अपने बड़े भाई अपने बड़ी बहन ड्राइंग्स के ऊपर डिपेंड करता है. तो जब भी आप इसको डालेंगे, जब आप ड्राइंग्स को डेबिट करते हैं तो साथ ही साथ आप IOD को भी डेबिट करते हैं. So the correct answer in this case will come out to be C, that is debited to the partner's current account.
सो दिस इज जस्ट अ क्विक वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस पर्टिकुलर थिंग. थोड़े से ट्रिक्स एंड टर्न्स अगर आप याद रखते हैं तो उससे आपको जल्दी याद हो जाता है. Which of the following is not incorporated in the Partnership Act? इनमें से कौन सी चीज है जो आपकी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं की जाती है? मतलब हम पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो चीज में कवर नहीं है, क्या P&L शेयर इक्वली, नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन कैपिटल, ऑल लोन्स आर टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6% per annum, ऑल ड्रॉइंग्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट. पहली बात, जब हम बोलते हैं कि पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है, करेक्ट. जब हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो दो तीन चीजों को आपको ध्यान रखना होता है. नंबर वन, P&L इक्वली चार्ज करो. IOC नाम की कोई चीज नहीं होती है उस केस में, IOD नाम की कोई चीज नहीं होती है उसमें, और जो आपका IOL होता है वो होगा 6% पर एनम का. अब ये ही एक अकेला पॉइंट है जो इन सब के साथ में मैच नहीं करता. सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस विल कम आउट टू बी IOD. यहां पर चार्ज करना दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट. ठीक है. Now moving on to the next question. Interest on capital will be paid to the partners if provided for the partnership deed, but not only out of. हम जो अपने पार्टनर्स को IOC देते हैं, अब ये ना बात क्या आई, कैपिटल, C फॉर कैपिटल, C फॉर क्रेडिट. जहां पर कैपिटल होता है उसकी एक छोटी सी सिबलिंग है जिसको हम बोल देते हैं IOC. जहां जहां कैपिटल जाएगी उसके पीछे पीछे IOC ने उसके चीटिंग करते हुए पहुंच जाना है. सो व्हेन IOC इज फॉलोइंग इट, अब वो कह रहे हैं इस IOC को जो आप पे करते हो पार्टनर्स को, आप उसको कहां से पे करते हो? क्या प्रॉफिट्स में से पे करोगे, या फिर रिजर्व्स में से पे करोगे, या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से पे करोगे, या फिर गुडविल में से पे करोगे? जब हम IOC की बात करते हैं ना, IOC हो गया, ये आपका हमेशा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है. अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है अगर हमारे पास पैसे हैं तो बहुत बढ़िया, हम दे पाएंगे. अगर हमारी जेब में पैसा नहीं है तो हम पे ऑफ नहीं कर सकते. तो इसका मतलब इट इज बेसिकली एन अप्रोप्रिएशन. हमारी जेब में इस साल, वी डू नॉट टॉक अबाउट प्रीवियस ईयर, करंट और द फ्यूचर ईयर्स, वी डू नॉट टॉक अबाउट दैट. व्हाट वी टॉक अबाउट इज, देखो अगर इस साल में अपने पास प्रॉफिट पड़ा है तो हम आपको पे कर देंगे, नहीं है तो हम आपको पे नहीं कर पाएंगे. इसीलिए यहाँ पर IOC को जब हम डिफाइन करते हैं तो वो प्रॉफिट्स इसका करेक्ट आंसर है. इट कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स. अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स में से आप पैसा नहीं निकाल सकते हो, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से आप पैसा नहीं निकाल सकते हो. गुडविल तो एक इनटैंजिबल एसेट है. अब एक इनटैंजिबल एसेट को आप क्यों इस्तेमाल करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे ऑफ करने के लिए, विच इज एन एक्सपेंस फॉर द पार्टनरशिप फर्म. सो द करेक्ट आंसर इज प्रॉफिट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर था ए. According to the P&L account, the net profit for the year was 4,20,000. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि P&L अकाउंट हम बना रहे थे, तो मतलब हम P&L अप्रोप्रिएशन बना रहे हैं. आप लोगों के एग्जामिनेशन में आपको स्पेसिफिक अकाउंट्स बनाने को तो नहीं आते, सो ऑल यू नीड टू डू इज कि आप उस अकाउंट को एक छोटे से क्विक नोट में बना ले ताकि आपको प्लस और माइनस में दिक्कत ना आए. स्पेशली स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू द कॉमर्स बैकग्राउंड, हम लोगों को प्लस माइनस पर्सनली मुझे नहीं याद रहते थे ना, मुझे अभी याद रहते हैं. मुझे हमेशा चीज़ याद रहती है डेबिट और क्रेडिट से, उनके बेसिक रूलिंग से, बिकॉज रट्टा एक टाइम बाद भूल जाता है, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो दिमाग से नहीं निकलता. सो आई नॉर्मली प्रेफर जस्ट, अगर हमारा टाइम सेव करना है, प्लस माइनस वाली चीज नहीं दिखानी, तो आप इसमें क्या करेंगे, यू जस्ट नीड टू शो इट इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट. आपको क्या करना है, 4,20,000 का आपका क्या हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया. So when you show the profit of 4,20,000, what next you can do? सैलरी आपको एक पार्टनर को देनी थी 5,000 पर मंथ की, तो अगर 5,000 पर मंथ है तो पर एनम कितना हो गया, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 12. तो दैट मीन्स आपकी यहां पर आ गई 60,000 की सैलरी जो आपने पार्टनर को दी. मान लीजिए पार्टनर ए की सैलरी थी ये, ठीक है, सैलरी टू ए. नेक्स्ट उन्होंने बोला द कमीशन ऑफ अनदर पार्टनर, किसी और पार्टनर को हम कमीशन दे रहे हैं. अब यहां पर देखने वाली चीज है, इसके आसपास कुछ नहीं लिखा, ना पर एनम, ना पर मंथ, ना कुछ और, तो आप सीधा 10,000 यहां पर लिख दीजिए. फिर वो कहता है IOD ऑफ द पार्टनर्स इज 4,000. इसका मतलब जो पार्टनर्स से हमको इनकम होनी है, क्योंकि हमने पार्टनर को बोला बहुत ड्राइंग्स करने लग गए हो, तुमको पेनल्टी लगाएंगे हम, और वो पेनल्टी हम लगा रहे हैं 4,000 की. सो टेक्निकली इन दिस केस द IOD विल कम आउट टू बी रुपीज 4,000. Net profit as per the P&L appropriation account in this case
will be। अब यहाँ पर वो बात आ जाती है कि अब मेरे को प्लस या माइनस याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑल आई नीड टू रिमेंबर इज जो जिस पर्टिकुलर साइड को बिलोंग करता है उसमें ऐड कर दीजिए। तो 4,20,000 प्लस 4,000 कितना हो गया? 4,24,000 में से मुझे माइनस करना था ये 70,000 and that will give me the correct answer for this question, be it 3,54,000, be it 3,46,000, be it 4,09,000 or 4,01,000. So the correct answer in this case will come out to be 3,54,000। अब क्योंकि क्वेश्चन कुछ नहीं बताता तो हम जो प्रॉफिट है उसको इक्वली डिवाइड करके चलेंगे, ए का और बी का वो इक्वल डिवीजन होगा, दैट इज व्हाई वी से 1:1 के अंदर वो प्रॉफिट डिवाइड किया गया। सो द करेक्ट आंसर इज ₹3,54,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल यू रिकॉर्ड द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आज एक और क्वेश्चन आया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? डेबिट क्रेडिट वो नहीं, अब आपको अकाउंट्स का भी ध्यान रखना है। क्या आप उसको डेबिट साइड पर नोट करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की, अभी हमने एक क्वेश्चन किया एक तरह से, क्रेडिट साइड पर नोट करोगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की, या क्रेडिट साइड पर नोट करोगे पी एंड एल लॉस पी एंड एल अकाउंट की, या फिर डेबिट साइड ऑफ करंट एंड कैपिटल अकाउंट ओनली। अब यहां पर आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। इस क्वेश्चन के अंदर एक ट्रिक छुपी हुई है, वो ट्रिक ये कि ये जो ओनली है ये गलत है, क्योंकि जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है उसकी दो जगह ट्रीटमेंट होती है। एक, ये पार्टनरशिप फर्म की इनकम है तो ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का डेफिनेटली एक हिस्सा है, और दूसरी तरफ आईओडी जो है वो आपके करंट अकाउंट के अंदर या फिर कैपिटल अकाउंट के अंदर भी डेबिट साइड पर दिखता है। सो इन दिस केस द करेक्ट थिंग दैट विल कम आउट टू बी इज इट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल। ये ओनली के कारण हम डी को चूज नहीं कर रहे, अदरवाइज वी वुड हैव चोजन डी, दैट इज डेबिट साइड ऑफ करंट और कैपिटल अकाउंट, बट क्योंकि यहाँ पर ओनली लिखा है इसीलिए हम बी को फॉलो करेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज बी, द क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मूविंग ऑन, A and B are partners. A और B partners हैं. B draws a fixed amount of salary, fixed amount at the end of each month. मतलब B बिजनेस से पैसा निकालता है, कितना? वो हर महीने एक अमाउंट विड्रॉ करता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज एट 15%, मतलब जितनी भी उसने पर मंथ की ड्राइंग्स की होंगी, ठीक है, जैसे ही वो बता देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 15% से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको ध्यान हो तो हमने कई क्लासेस में उस फॉर्मूला को किया है। पर मंथ की जो भी अमाउंट होती है उसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 12 कर देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय रेट कर देंगे, और क्योंकि इसमें एवरेज चल रहा होता है तो 1/12 भी लिया जाता है। लेकिन कितने मंथ्स की ड्राइंग्स हैं वो कैलकुलेशन करनी मुश्किल हो सकती है, इसीलिए हम क्या करेंगे? ऊपर हम लेंगे सबसे पहले जितने की हमने ड्राइंग्स की है, जब पहली ड्राइंग की थी तब कितने महीने पड़े थे वो एट द एंड ऑफ ईच मंथ विड्रॉ करते हैं। जब हमने पहली ड्राइंग की थी तब उस समय 30th of April था, तो 30th April को अगर मैंने पहली ड्राइंग की है तो मतलब 11 महीने पड़े थे। जब आखिरी ड्राइंग की थी तो कितना आया था? तब मार्च का 31 आ गया था। दैट मीन्स तब कोई भी महीना नहीं पड़ा था। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा एवरेज। इन दिस केस दे आर गिविंग यू वो टोटल आईओडी जो इस कैलकुलेशन से आप निकालोगे वो है 8250। नाउ कैन यू कैलकुलेट द ड्राइंग्स ऑफ बी, वो कितनी थी? इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ट्रिक नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेशन ऑफ अ स्पेसिफिक फॉर्मूला है, दैट्स इट। सो व्हेन यू आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, व्हाट आर वी गोइंग टू डू? इन दिस केस द पॉइंट इज 12,000 है, 10,000 है, 9,000 है या 8,000 है। सो आपको सिर्फ एक बैक कैलकुलेशन करके चलनी है एंड यू कैन गेट द आंसर। सो व्हाट यू कैन डू इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस विल कम आउट टू बी 10,000 पर मंथ। क्या किया? फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला के अंदर ड्राइंग्स पर मंथ को यहां रहने दिया, और जितनी भी चीजें यहां पर उससे मल्टीप्लाई हो रही थी वो 8250 के हिसाब से जाकर वहां पर डिवाइड हो जाएंगी। मतलब 8250 के साथ में हम लोग क्या करेंगे? यहां पर ये जो डिनोमिनेटर्स थे 3, ये वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये जो न्यूमरेटर्स थे वो सब नीचे डिवाइड हो जाएंगे, एंड अल्टीमेटली आपका आंसर 10,000 पर मंथ आएगा। इस केस के अंदर कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट और फॉर्मूला की एप्लीकेबिलिटी जो है वो आपकी देखने वाली है। सो दैट्स द ओनली थिंग दैट यू नीड टू लुक फॉरवर्ड टू।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए अभी बेसिक से रिलेटेड, ये क्वेश्चन है डिसोल्यूशन से रिलेटेड। एट द टाइम ऑफ फर्म्स डिसोल्यूशन, फर्म खत्म हो रही है, जो उस समय पर हमारी जीआर या जनरल रिजर्व बची होगी, आप उसको कहाँ शो करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, क्रेडिटर के अकाउंट के अंदर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर? आप जब फर्म डिसॉल्व हो रही होती है उस समय आप इस पर्टिकुलर अमाउंट को कहाँ शो करते हो? रियलाइजेशन के अंदर, क्रेडिटर के अकाउंट के अंदर, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस? जब हम बात करते हैं डिसोल्यूशन की, फर्म जब डिसॉल्व हो रही होती है तो उसका जो भी एसेट्स होता है उसको बेचा जाता है, तो हम उसको रियलाइजेशन में डाल देते हैं। उन एसेट्स को बेचकर जितने भी पैसे आ रहे होते हैं वो भी रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ही आते हैं। बट द पॉइंट इज, जनरल रिजर्व क्या होता है? ये पार्टनर का वो पैसा होता है जो पार्टनर इस बिजनेस से बचा रहा है। तो वो एक पिगी बैंक बना चुके हैं जिसके अंदर वो बिजनेस का सारा पैसा सेव कर रहे हैं। व्हेन दे आर सेविंग मनी फॉर देयर पर्टिकुलर future, in this case this particular amount will be what? ये अमाउंट उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चल जाएगी, क्योंकि क्या हो रहा है, ये उनका जोड़ा हुआ पैसा था। जब फर्म खत्म हुई तो वो पैसा अपने इस बिजनेस से अपने लिए वापस से बाहर निकाल लेंगे। सो द करेक्ट आंसर विल कम आउट टू बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसकी जर्नल एंट्री होती है जीआर अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी हमारे पास पार्टनर्स हैं उनकी वो पर्टिकुलर अमाउंट क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। ठीक है, जीआर का जितना भी आपका अमाउंट है, मान लो 10,000 आपकी जीआर है और 3 पार्टनर्स हैं, तो 3 पार्टनर्स का नाम लिख दिया यहाँ पर ए, बी और सी, और उनके अंदर वो अमाउंट को उनकी स्पेसिफिक रेशो में बांट दिया। और ये रेशो वैसे तो ओल्ड रेशो कहलाती है, जो उनकी ओरिजिनल रेशो होती है जिसके अंदर ये पैसा हम डिवाइड करते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, इसमें हमेशा क्रेडिट बैलेंस मिलेगा। करंट अकाउंट कैन हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस, वो कह रहे हैं कि देखिए फिक्स्ड में हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा, लेकिन करंट अकाउंट में दोनों मिल सकता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जो है, इट कैन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस, या सब के सब सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? When we talk about, ये पता है जो पूरी ये 4 पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स आर टेकन फ्रॉम द पोर्शन ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। दोनों अकाउंट्स के अंदर फिक्स कैपिटल में 2 बनते हैं, एक कैपिटल बनता है, एक करंट बनता है। और जो फ्लक्चुएटिंग होता है वो कहता है कौन दो अलग अकाउंट बनाए, मैं एक ही अकाउंट बना रहा हूँ जिसको मैं बोलता हूँ कैपिटल अकाउंट, सब इसमें डाल दो। जबकि बाकी दोनों कहते हैं नहीं, कैपिटल अकाउंट अलग बनाओ, करंट अकाउंट अलग बनाओ, उनमें पैसे डालो। फिक्स कैपिटल हमेशा क्रेडिट मिलेगा आपको, और करंट पॉजिटिव भी हो सकता है, अगर आपने ज़्यादा पैसे निकाले तो वो नेगेटिव हो जाएगा। फ्लक्चुएटिंग में आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द above. So the correct answer in this case will be all of the above. Okay, so moving on to the next question. ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म खत्म करेंगे तो क्या होगा? आउट ऑफ द प्रोसीड्स रिसीव्ड, फर्म ने जब उसको बेचा, उसने चीज़ों को बेचा और पैसे कमाए, और अब वो पैसे देने हैं पार्टनर्स को, तो आप किस फॉर्म में दोगे? फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स विल बी पेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपके पास पैसा आया, जो भी एसेट्स इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पास थे उसने वो सब बेच दिए, और उसके बाद उसके पास पैसा आया, जो वो पैसा आया वो कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर के लोन अकाउंट में, पार्टनर के एडिशनल कैपिटल अकाउंट में, या फिर आउटसाइड क्रेडिटर्स को। ये जो एसेट्स बेच कर आपने मनी रिसीव किया है, आप इस मनी को कहाँ लेकर जाएंगे? देखिए, लिक्विडेशन, रियलाइजेशन, इन सब का ना एक रूल है, जब भी पैसा आपको रिसीव होता है सबसे पहले तो टैक्सेशन पे किया जाता है, क्योंकि सरकार का पैसा वो सबसे पहले निकलवाती है। जब भी उसे एक ऑर्गेनाइजेशन खत्म होती हुई दिखती है तो सरकार कहती है कि जो भी हमारे ड्यूज है पहले वो पे करो, फिर जो मर्जी करो। उसके बाद खड़े होते हैं वो क्रेडिटर्स जो कहते हैं आपने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को गिरवी रखा था ना ये पर्टिकुलर एसेट, हम या तो ये एसेट लेकर जा रहे हैं, इसको बेच के अपना पैसा पूरा कर रहे हैं। उसके बाद जब आप पूरी दुनिया को पे कर चुके हो, उसके बाद बेचारे हमारे जो पार्टनर्स हैं उनके लोन्स की बारी आती है। एंड में आकर अगर कुछ बच गया तो हमारे पार्टनर्स को मिलता है। सो इन दिस केस व्हाट आर वी गोइंग टू डू? इन दिस केस द करेक्ट आंसर विल बी द आउटसाइड क्रेडिटर्स। बाहर वालों की पेमेंट पहले कर दो, घर वालों की पेमेंट हम बाद में देखते रहेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज डी। आखिरी क्वेश्चन,
अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी व्हेन पेड ऑन डिसोल्यूशन, हुआ क्या, एक पर्टिकुलर लाइबिलिटी थी, जब हमारी फर्म डिसॉल्व हो रही थी तो कोई कहीं से आया, उसने बोला मेरे भी तो पैसे बाकी हैं। हमने बोला अच्छा ठीक है बता दो। तो जब हम उसका पैसा हमें पे करना होगा तो आप उसे कहाँ दिखाएंगे? क्या आप पार्टनर से कैपिटल अकाउंट से निकाल लेंगे, या रियलाइजेशन अकाउंट से, या लाइबिलिटीज से, या फिर एसेट से? उस को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? देखिए, चाहे हमारी जितनी भी सन्ड्री एसेट्स और सन्ड्री लाइबिलिटीज होती हैं, इन सब को हम हमेशा एक ही अकाउंट में पे करते हैं, एंड दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर पेड थ्रू द रियलाइजेशन अकाउंट। रेस्ट वो भी पार्टनर्स का होता है, दैट इज टेकन थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को हम दोबारा बैलेंस शीट बनाकर रिकॉर्ड नहीं करते, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, वो भी ऑन द क्रेडिट साइड। सो इन दिस केस जब आप उसको पे ऑफ करेंगे तो कोई भी जो आपने जो लिखी होती है वो यहाँ आती है। अगर ये अनरिकॉर्डेड है, कहीं कभी रिकॉर्ड ही नहीं की थी, तो इसकी सीधा पेमेंट होती है ऑन द डेबिट साइड। जो आपको पता होती है वो क्रेडिट साइड पर दिखती है और डेबिट में पे हो जाती है। जैसे मैंने आपको बोला आपने 10,000 रुपीज देने हैं, और फिर आपने बोला हाँ जी मैम मैं पे कर देता हूँ, तो ये चीजें हो रही हैं। अब दूसरे केस में मेरे को ये नहीं मालूम था, सीधा पेमेंट से पता चलेगा। सीधा पेमेंट की बात आएगी तो करेक्ट आंसर विल कम आउट टू बी द रियलाइजेशन अकाउंट. So, in this case, this is where I end my session for EPF for today. Stay safe, stay at your places, and make sure you're taking good care of yourself and your family. This is where I end my class. Keep the tempo on. दोबारा पढ़ना शुरू कर दीजिए, बिकॉज पेपर जब भी आता है हमारा टेम्पो ख़राब नहीं होना चाहिए। जितना हम मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा उस एग्जामिनेशन में बैठकर क्वेश्चंस को सही करने में। सो कीप वर्किंग हार्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड एट द सेम टाइम वी आर कंडक्टिंग द कंबाइंड स्कॉलरशिप टेस्ट। दिस इज़ द टाइम, प्रिपरेशन कर लीजिए, अपनी इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग को जेल अप कर लीजिए, ब्रश अप कर लीजिए, और दोबारा से कीप ऑन वर्किंग ऑन योर subjects, because ultimately your efforts is going to determine whether you are going to be a part of EPFO or not. I'll be meeting you soon in the next class. All the very best, guys. Thank you.